नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो बच्चों हम अपन जो देख चुके थे कोशिका का जो सेल का पार्ट नंबर 1 देख चुके थे। अभी अपन जो पार्ट 2 देख रहे हैं और जो पार्ट 2 में अपन क्या करेंगे, कोशिका को पूरा कर लेंगे और कोशिका की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, उसके उसी की आगे कड़ी में कोशिका भित्ति, है ना। कोशिका भित्ति एक के बारे में देखें हैं तो ये कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर निर्जीव परत होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था जो कोशिका होती है उसके सबसे बाहरी सजीव परत तो कौन सी होती है, कोशिका झिल्ली होती है। और सबसे जो बाहरी परत पूछे तो वो कौन सी होती है, कोशिका भित्ति होती है। जो ये कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, उस निर्जीव होती है। सजीव की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, इसमें कोशिका झिल्ली हो जाती है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है ना। तो ये क्या पाया जैसे पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में ये झिल्ली है ना अनुपस्थित रहती है। और कोशिका भित्ति मुख्यतः है ना, इंपोर्टेंट याद रखना, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और इसकी बात करें तो ये कोशिका भित्ति करती क्या है, यानी कोशिका भित्ति अब देखो जो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो जो जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका जो होती है वो सारे के सारे जो मीडियम होते हैं उनमें रहने के लिए क्या होती है, उसको आसानी फील होती है ना। ये आसानी से रह सकती है, चाहे कैसे भी हो, चाहे कैसा मौसम भी हो, है ना। तो आसानी से ये सुरक्षा कर सकती है बाहर कोशिका से। लेकिन जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका निश्चित आकृति व सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है, कोशिका भित्ति करती है। तथा परिवर्तनीय माध्यम जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका अधिक आसानी सहन कर सकती है ना। जो परिवर्तन होते रहते हैं मौसम के, वो जो भी है ना, जो पादप कोशिका है वो आसानी से सहन कर सकती है। क्यों सहन कर सकती है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है। और दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को मध्य पटलिका कहते हैं, है ना। और ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की बनी होती है। किसकी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की। और दूसरी बात आती है परासरण। परासरण क्या होता है ना। परासरण होता है कि जब है ना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर है ना पदार्थों का स्वतः गमन एक झिल्ली के द्वारा हो, है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, तो ये परासरण कहलाता है। ठीक है। और इसमें देखते हैं कि अल्प परासरण दाबी विलयन, उसका क्या होता है कि कोशिका को ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता दाब कम हो तथा बाहर अधिक हो, है ना। एक ऐसे विलयन में रख दें जिसकी अंदर तो क्या हो, सांद्रता और दाब दोनों कम हो, बाहर क्या हो, ज़्यादा हो। अगर देखो अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है ना, अधिक है। और जो क्या होता है, जो अधिक से क्या होता है, कम क्यों हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, है ना, जल पराशरण द्वारा अंदर चला जाएगा तथा किसमिस जल में रखते हैं तो ये फूल जाता है ना। तो अधिक है, यही तो होता है ना, अधिक से है ना कम की ओर गमन करेगा। यहाँ कम है, यहाँ अधिक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, जल बाहर से अंदर की ओर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसमिस फूल जाएगी। और उसके बाद आते हैं समपराशरण दाबी, है ना। ऐसा विलयन जिसमें बाहर और अंदर दोनों समान हो, है ना। यहाँ यहाँ दोनों अंदर भी समान है बाहर भी समान है, तो ये क्या होगा, इनमें इक्वल रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अति पराशरण दाबी, इसका मतलब क्या हो गया, अति यानी जो दाब और सांद्रता है अंदर क्या है, अधिक है और बाहर क्या है, कम है। तो क्या होगा, अंदर से जल बाहर की ओर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा कम हो अर्थात दाब और सांद्रता अंदर अधिक हो, जल अंदर से बाहर चला जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। तो ये हो गई बात, है ना। तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है अल्प पराशरण दाबी, यानी इसका मतलब ये अल्प का मतलब है अंदर की ओर कम होगा, अल्प। सम का मतलब समान, अति का मतलब क्या है, अंदर की ओर जो भी है वो क्या है, अति, है ना। अंदर की ओर जो है सांद्रता अधिक है, क्या है, अधिक है। ठीक है। और तो अभी देखते हैं कि आगे जो कोशिकांग है ना, कोशिकांग का इसका मतलब क्या है, अपन ने देखा था कल कि कोशिका द्रव्य पाया जाता है ना। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। उस कोशिकांग को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका है ना, जिसमें यूकेरियोटिक कोशिका वो होती है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है। और अभी बात है यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाएगा इसकी जगह, तो क्या पाया जाता है, मीसोसोम पाया जाता है। क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं, जिनका कार्य श्वसन को संपादित करना होता है। यानी श्वसन का जो कार्य है कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और वही कार्य प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन करता है, मीसोसोम करता है। यानी प्रोकैरियोटिक में श्वसन का कार्य कौन करेगा, मीसोसोम करेगा। और इसको बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, है ना। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। एटीपी का मतलब क्या हो गया,
एडिनोसिन ट्राई, है ना, फॉस्फेट। जो शरीर के लिए जो आवश्यक है ना, आवश्यक जो ऊर्जा है वो उसका जो उत्पादन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और संरचना देखें तो गोलाकार छड़ीनुमा धागे के रूप के आकार की होती है। और इसमें देखें जो पादपों में जो राइबोसोम है ना, जो पादपों में राइबोसोम होते हैं वो, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एस का मतलब क्या हो गया, स्वीडनबर्ग। एक जो इसकी एक यूनिट है, जैसे मतलब किलो होती है उसी प्रकार जो राइबोसोम को मापने की यूनिट है वो, है ना, एस है, स्वीडनबर्ग, है ना। और ये मानव में कौन से होते हैं, 80 एस पाए जाते हैं, ये मानव में राइबोसोम। ठीक है, मानव में राइबोसोम 80 एस। ऊर्जा की आवश्यकता अधिक हो तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होगी। अब ये सिंपल सी बात है कि जहाँ कोशिका की, है ना, जहाँ ऊर्जा अधिक आवश्यकता होती है, ऊर्जा से अधिक आवश्यकता कहाँ होती है, जहाँ विकसित शरीर होता है वहाँ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होती है, ज़्यादा है। यानी मानव में देखो 80 ज़्यादा है ना, पादपों में क्या है, कम है। अब दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसका सीधा पूछा जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कितनी झिल्ली युक्त होता है, तो डबल होता है। ठीक है, और बाहरी जो झिल्ली है वो चिकनी होती है और छिद्रित होती है, और आंतरिक उंगली नुमा समान बलन होता है, यानी जो अंदर से होती है वो एक उंगली नुमा होती है। ठीक है, खुरदरे रूप इसको क्या बोला जाता है, किस्टी कहा जाता है। तो हमेशा पूछा जाता है किस्टी किसे कहते हैं, तो जो आंतरिक झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। अभी माइटोकॉन्ड्रिया दिखता किस प्रकार है, माइटोकॉन्ड्रिया एक, है ना, जूते के समान दिखता है, जो अब झुकता होता है ना उसी प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। अभी पूछा जाता है जो क्रेब्स साइकिल है वो किसमें कंप्लीट होता है, सीधा तो ऑप्शन यही मैट्रिक्स ना देकर के माइटोकॉन्ड्रिया दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर भी देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना, मैट्रिक्स में होता है। कहाँ होता है क्रेब साइकिल, मैट्रिक्स में। इसे अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहा जाता है। इसका मतलब अर्ध स्वायत्तशासी अंग का कोशिकांग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए वो राइबोसोम होता है, यानी इसमें स्वतः जनन कर सकते हैं, यानी खुद का डीएनए होगा और खुद का ही राइबोसोम होगा, तो ये क्या करेंगे, स्वतः जनन कर सकते हैं। तो ऐसा कैसा होता है ना। और अभी नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम की बात करें, इसकी जो खोज की थी वो किसने करी थी, डी ने करी थी। और ये जो है लाइसोसोम है एकल झिल्ली युक्त है, क्या है, एकल झिल्ली युक्त है, और थैलीनुमा कोशिकांग है, यानी थैली के समान होता है। और लाइसोसोम जो सारे के सारे जो भी अपघटी है उनका क्या करना, सरल जो कठिन जो है ना हार्ड रूप में है उनको क्या करना, सरल अपघटन में, सरल अणुओं में तोड़ना, जिससे क्या हो जाए, आसानी से उनका पाचन हो जाए, है ना। जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जो शर्करा, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। अब सरल अणुओं में तोड़ते हैं ना, जो भी अब हार्डनेस है उनको क्या करेंगे, सरल अणु में तोड़े, जिससे क्या हो जाए, आसानी से पाचन हो जाए। और आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इसके ये क्या करती है, कभी कभी क्या करती है, खुद ही क्या करती है, खुद की कोशिकाओं को भी क्या कर देती है ना, खाना शुरू कर देती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली। और कोशिका का अपमार्जक, अपमार्जक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी सड़े गले जो विषैले पदार्थ है ना उनको कौन करेगा, नष्ट करने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ठीक है, और इसीलिए रोगग्रस्त कोशिकाओं को भी नष्ट करने का कार्य किसका है, लाइसोसोम का है, यानी जो सफाई करने का कार्य होगा, है ना, वो लाइसोसोम का ही होगा। अब देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की बात करते हैं, आरएनए वो प्रोटीन के बने होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये बिना आवरण का कोशिकांग है, क्या है, बिना आवरण का, इन पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। अभी थर्ड ग्रेड में, है ना, L2 साइंस में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें कोई आवरण नहीं पाया जाता है, कौन सा होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, और ये एक बात करें तो राइबोसोम सबसे, है ना, सबसे छोटा कोशिकांग, छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम है। और अभी राइबोसोम स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, क्या रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। और अभी अपन पढ़ेंगे अंतःद्रव्य जालिका, क्या पढ़ेंगे, ER, है ना, ER में पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। उसके अंदर खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, जो खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। अभी देखते हैं यूकेरियोटिक कोशिका, है ना, जिसमें 80 एस होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस। अभी अपन ने देखा था, इसका मतलब क्या है, स्वेडबर्ग इकाई, यानी एक मापन की इकाई। जैसे अपन किसी चीज़ को, है ना, दूध को जैसे लीटर में मापते हैं उसी प्रकार राइबोसोम को किस में मापते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट पे मापते हैं। ठीक है, और जो राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य,
और इसको कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। यानी ये क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण करती है। तो और कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट अपना कोशिकांग है गोल्जिकाय, है ना। गोल्जिकाय का मत जो खोज किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने करी थी। और इसी प्रकार जैसे अभी, है ना, पादप कोशिका में क्या जो पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, गोल्जिकाय को डिक्टोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिक्टोसोम। और गोल्जिकाय के अंदर सरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। तो ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर सारूपण तथा परिपक्वन तल, है ना, या विरूपण तल, सारूपण तल और विरूपण तल पाए जाते हैं। तो कौन सा हो जाता है, गोल्जिकाय हो जाएगा। और यही बोला जाता है कोशिका का यातायात प्रबंधक, है ना। यातायात प्रबंधक का मतलब क्या है, कौन सा पदार्थ, है ना, कब किसी को किसको सप्लाई करना है, ये कौन कौन करेगा, गोल्जिकाय करेगा। लेकिन ले जाने का कार्य कौन करता है, अंतर्द्रव्य जालिका करती है, जो अभी बाद में देखेंगे। और अभी अभी जो उसके कार्य है, कार्य देखते हैं। तो इसका लाइसोसोम का निर्माण करना, वसा और प्रोटीन, वसा का मतलब क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन में कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करना, है ना, संचय करना, सॉरी। और शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, है ना, शुक्राणु के जो एक्रोसोम का निर्माण करना गोल्जिकाय का कार्य है। तो गोल्जिकाय में क्या हो जाएगा, एक लाइसोसोम का निर्माण करना, और दूसरा वसा और प्रोटीन का संचय करना, तथा तीसरा हो जाएगा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना। ये हो जाएगा, है ना, गोल्जिकाय। अभी अपन ने देखा था, है ना, अभी अपना जो नेक्स्ट है लवक, है ना, प्लेस्टिड। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक मैंने विशेषता ये बताई थी कि इसका क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, खुद का जनन कर, खुद अपने आप स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। तो एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा लवक। ये दोनों ही एक ऐसे कोशिकांग है जिसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। अब लवक, लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक है, हरित लवक अब देखा होगा क्लोरोप्लास्ट, जिसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं ना, जो पत्तियों का हरा रंग, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा रंग पाया जाता है। जो पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, है ना। ये हरित लवक, ठीक है, जिसमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, इसका मतलब क्या होगा, ये प्रकाश संश्लेषण, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। और हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी अंग, यानी हरा रंग हो गया उसका, तो कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। और अन्य सारे के सारे अंगों के जो रंगों के लिए कौन होता है, क्रोमोप्लास्ट। अभी कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। और सेब का जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन, यानी गाजर। अब याद कैसे रखोगे कि गाजर का क्या लाना है, कैरेट लाना है, ठीक है। और हल्दी का क्या लाना है, जंथा लाना है। और टमाटर लाइको, यानी टमाटर लेके आना है, ठीक है, लाइको। और सेब का क्या है, एंथोसाइनिन लाना है, ठीक है। अब तीसरा जो अपन है वो अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, यानी इसमें कोई भी रंग नहीं होता है, रंगहीन लवक। ऐसे पौधे के उस भाग में ये रहते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। इसका मतलब कहाँ है, जो पौधे के जो ऐसे भाग जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एमाइलोप्लास्ट पूछा जाता है, जो स्टार्च का जो पाचन होता है ना उसको क्या बोला जाता है, एमाइलोप्लास्ट। और प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का पाचन, और इलियोप्लास्ट में वसा का पाचन, ठीक है। तो ये सारे पूछे जाते हैं। अभी अब जो नेक्स्ट है अंतर्द्रव्य जालिका कोशिकांग, जिसको ER है ना। अभी अपन ने बोला था जो कोशिकीय है ना, कोशिका का, है ना, कोशिका का जो पाया, कोशिका, सॉरी, जो कोशिका का परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, कौन करती है, अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। और गोल्जिकाय का निर्माण भी कौन करता है, अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। और कोशिका का कंकाल भी किसे कहा जाता है, अंतर्द्रव्य जालिका को कहा जाता है, ठीक है। और ले जाने का कार्य अभी मैंने बताया कि कौन करता है ना, भोजन, जो भोजन है ना, जो आवश्यक पदार्थ है उनको ले जाने का कार्य किसका होता है, ER का होता है। लेकिन उसका मैनेजमेंट करना है ना, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक का कार्य कौन करता है, ट्रैफिक पुलिस का कार्य कौन करता है, कौन करता है, गोल्जिकाय करता है। और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SER, और दूसरी होती है RER, रफ, है ना, इंटरफेस। ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। अब राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है ना, जिसमें अब राइबोसोम अनुपस्थित है तो इसका मतलब ये क्या होगी, चिकनी होगी, क्या होगी, चिकनी। इसका जो सरफेस है वो चिकना होगा। और ये जो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, इनका जो सरफेस है वो कैसा होता है, खुरदरा,
खुरदरा सरफेस होता है और ये इसका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। और जो वसा और लिपिड का संश्लेषण करना कौन करता है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। और विषैले पदार्थों का निराविषीकरण है ना, उसको खत्म करने का कार्य भी कौन करता है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका करती है। और तारकाय नेक्स्ट है कौन सा, तारकाय। अब तारकाय का मतलब हो गया जो कोशिकांग है, कोशिका विभाजन में तंतु का निर्माण करती है, ठीक है। और शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी किसके अंदर होता है, तारकाय के अंदर होता है, ठीक है। तो एक तो कोशिका विभाजन में तंतु का निर्माण और शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कौन करता है, तारकाय करता है। नेक्स्ट है रोबोट, जो सॉरी सेंटर है ना। सेंटर का मतलब क्या हो गया, जो सबसे बीच वाला भाग होता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं ना, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, सबसे ज़्यादा जो कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, कौन करता है, सेंटर करता है। कौन करता है, सेंटर करता है। और केंद्र पर गुणसूत्र में पर उपस्थित जीन अनुवांशिक लक्षणों का कार्य ना वाहक होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सेंटर है, सेंटर के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं जीन, जो क्या करते हैं, अनुवांशिक के धारक होते हैं। और गुणसूत्र के कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार है ना, छड़ाकार हो जाते हैं, छड़ाकार हो जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। और अभी लास्ट बचा है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ठीक है। अंतर कैसे करोगे, तो ये है गुण, है ना। इस गुण के आधार पर अब कोशिका भित्ति अपन ने देखी थी। कोशिका भित्ति जो होती है ना, सेलुलोज की बनी होती है, उसमें जो पादप कोशिका में क्या होती है, उपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। और हरित लवक की बात करें तो पौधों में पाया जाता है, पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और बात करें रिक्तिकाएं, है ना, रिक्तिकाएं क्या होती है, पादप कोशिका में बहुत बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती है, इसमें छोटी व अनुपस्थित होती है। और तारकाय की बात करें तो ये इसमें जो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। और गोल्जिकाय की बात करें तो ये जो पादप कोशिका में गोल्जिकाय कम विकसित होता है और जो जंतु कोशिका होती है उनमें अधिक विकसित होता है। और संचित भोजन यानी जो पादप कोशिका में जो भोजन संचित होता है वो किसके रूप में होता है, मंड के रूप में, ठीक है। और जंतु कोशिका में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ये थर्ड ग्रेड अभी साइंस में क्वेश्चन भी आया था, है ना। तो जंतु कोशिकाओं में, है ना, भोजन किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। थैंक यू। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।